जरा शांत लक्ष सगळे इकडे द्या. पहिल्या सत्रामध्ये आपण उद्घाटनाच्या सत्रामध्ये जे भाषण ऐकलं आपल्या हैदराबादून आलेल्या सरांचं, काय सांगितलं त्या सत्रामध्ये सरांनी? काय कळालं आपल्याला? कुणी हात वर करायचं? फक्त जेवढं कळालं तेवढं सांगायचं. बसून सांगितलं तरी चालेल. काय अर्थ? कोण सांगल? जे पहिलं सत्र झालं आपलं, त्या पहिल्या सत्रामध्ये काय सांगितलं? विषय काय आपल्या कार्यशाळेचा? वर्णोच्चार. पाणिनीय वर्णोच्चार. पाणिनी कोण होते? कोण सांगेल? ऐकलं ना सगळे आपण भाषण? चुकू द्या, चुकलं तरी हरकत नाही, पण बोला. काय सांग? पाणिनी कोण होते? ज्यांनी संस्कृतचं व्याकरण लिहिलं आणि त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथाचं नाव काय होतं? सांगितलं बघा. एक महत्वाचं ग्रंथाचं नाव सांगितलं, तेवढं तरी माहित असलं पाहिजे आपल्याला. ग्रंथाचं काय नाव होतं त्यांच्या? अष्टाध्यायी. काय होतं? म्हणा एकदा. मोठ्याने म्हणा एकदा. अष्टाध्यायी हा ग्रंथ कुणी लिहिला? आचार्य पाणिनी यांनी लिहिला. आणि त्यांनी काय लिहिलंय? आपलं व्याकरण सांगितलेलं आहे, आपली लिपी. 12 कडे शिकलो ना आपण मराठीची. आता 14 कडे शिकलो आपण, बरोबर आहे ना? स्वर व्यंजन शाळेत शिकवलं की नाही? सगळे 11वीचे विद्यार्थी नाही. तुम्ही आले कुठल्या वर्गातले? तुम्ही कुठल्या वर्गातले? 12वीचे. म्हणजे 9वी 10वी 11वी आणि 12वी असा आपला सगळा हा समूह आहे या ठिकाणी बसलेला. थोडा रस्ता द्या मागच्या बाजूनी. मुलीकडे बसले की सगळ्या इकडल्या मागच्या मुली बसल्या ते इकडं, म्हणजे तुम्हाला परत मधूनच जाता येणार नाही. डोक्याची जागा बदलली होती, पण केली जागा तुम्ही. लक्षात घ्या, आपल्याला तरी हा विषय थोडासा अवघड वाटत असला तरी हा विषय खूप महत्वाचा आहे. ज्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची चर्चा आपण करतोय, या सगळ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये भाषांच्या अभ्यासाला खूप महत्त्व दिलेलं आहे. विशेषतः ज्या आपल्या भारतीय भाषा आहेत, मग संस्कृत आहे, हिंदी आहे, मराठी आहे, तमिळ आहे, तेलुगू आहे, कन्नड आहे, या सर्व भाषांना खूप महत्त्व आलेलं आहे. आणि इथून पुढचं आपलं उच्च शिक्षण सुद्धा भले आपण 9वीला असू, 10वीला असू, 11वीला असू, 12वीला असू, आपल्या भारतीय भाषांमध्ये आपल्याला मिळणार आहे. आणि की नाही? तर आपल्या भारतीय भाषांचा जो बेस आहे, पाया आहे, व्याकरण ज्याला आपण म्हणतो, ज्याला आपण आपली लिपी म्हणतो, ती आपल्याला व्यवस्थित अवगत होणं गरजेचं आहे. तर यासाठी म्हणून ही कार्यशाळा ठेवलेली आहे. थोडं सकाळच्या सत्रामध्ये आपलं इंटरॅक्शन झालं नाही, आपण एकमेकांशी बोललो नाही. आताच्या चर्चा या आपल्या सत्रामध्ये जे वक्ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत, बीज भाषण करणार आहेत. बीज भाषण म्हणजे काय? बीज म्हणजे बीज कशाला म्हणतो आपण? बीज म्हणजे काय? बी असतं आणि ते पेरल्यानंतर त्याच्यापासून काय होतं? झाड तयार होतं. काय? तर आपल्या मनामध्ये लिपीचं बीज पेरण्यासाठी या ठिकाणी शिक्षक आलेले आहेत. त्यांचं व्याख्यान आपल्याला ऐकायचंय आणि त्याच्यामध्ये सहभाग द्यायचा आहे. लक्षात घ्या, मी काय म्हणलं? इंटरॅक्टिव्ह म्हणजे दोन्हीही बाजूंनी. आता हा असाच वर्ग या ठिकाणी भरलेला आहे. याच्यामध्ये 9वी 10वीचे विद्यार्थी आहेत, 11वी 12वीचे विद्यार्थी आहेत आणि सिनियर कॉलेजमध्ये शिकवणारे प्रोफेसर सुद्धा बसलेले आहेत. तर एक आता अतिशय आगळा वेगळा असा हा क्लास या ठिकाणी एकत्र आलेला आहे. तेव्हा वाक्यांचं खरं आता कौशल्य परार लागणार आहे असं मी या ठिकाणी समजतो. वायचळ सर कोण करणार आहे? संचालक मॅडम ये, आपण सूत्र स्वीकारावी. सरांपासून बसतो सुबह से बच्चे कुछ चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और मैं विशेष रूप से सभी जो अध्येता, छात्र, अध्यापक यहाँ आए हैं, विद्वान आए हैं, उन लोगों का, सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ।
छत्रपति संभाजीनगर और तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट EOT संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान संघोषित आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चय प्रकोष्ठ हिंदी विभाग एवं हिंदी धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव के संयुक्त तत्वाधान में आज हम दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है और इस राष्ट्रीय कार्यशाला की एक विशेषता यह है कि इसमें एक ऐसा विषय रखा है कि जो आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। वह विषय है पाणनीय उच्चारण वर्णोच्चारण की शिक्षा एवं आधुनिक ध्वनि विज्ञान। इस विषय को हम जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम सुनने वाले हैं, फिर भी इन बातों को और बहुत ही अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप छात्र हैं आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य में, और इस भविष्य को कुछ चीज़ें आज से ही समझे तो शायद एक आगे आने वाला भविष्य जो है वो वर्ण उच्चारण को या शब्दोच्चारण के विषय में आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि छात्र की दृष्टि जो होती है तो बहुत ही ऐसी होती है कि किसी भी चीज़ को दूसरी नज़र से देखना, एक अपनी अलग दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज का विषय है पाणनीय उच्चारण वर्णोच्चारण शिक्षा एवं आधुनिक ध्वनि विज्ञान। तो मैं सभी मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का मैं स्वागत करती हूँ। विषय प्रवर्तक तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ विषय प्रवर्तक विक्रम सिंह देशमुख जी को कि वे मंच पर विराजमान हो जाए। इस मंच पर उपस्थित है सत्र के इस अध्यक्ष मतलब जो प्रमुख व्यक्ति है और उस पूरी अध्यक्षता में सभी जो कार्यक्रम है हमारा जो कार्यशाला का ये सत्र है तो यह आयोजित होने वाला है। इस सत्र के अध्यक्ष है डॉक्टर वेदनिधि जी जो संस्कृत विभाग से है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद से आए और हमको वे निर्देशित करने वाले हमको जानकारी देने वाले। फिर इस सत्र के बीज वक्ता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संस्कृत विभाग से है और मूल जी जेठा विश्व महाविद्यालय जलगांव से ये पधारे हैं, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इसके बाद विषय प्रवर्तक के रूप में माननीय प्राध्यापक श्री विक्रम सिंह देशमुख जी प्राध्यापक हैं छत्रपति शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय धाराशिव से, इनका भी मैं मनस्वी स्वागत करती हूँ। आप सभी मान्यवरों का स्वागत है शब्द सुनने से, फिर भी हम एक स्वागत की प्रक्रिया हम करने वाले हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तो सभी वक्ताओं का विद्वानों का हुए स्वागत सरकार है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर वेदनिधि जी का स्वागत एवं सत्कार करें। प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का स्वागत एवं सत्कार करें। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी प्रधानाचार्य जी से कि वे इस सत्र के विषय प्रवर्तक माननीय श्री विक्रम सिंह देशमुख जी का भी स्वागत एवं सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद का विषय है कि इनका मैंने तो सिर्फ नाम बताया है, इनका एक थोड़ा सा परिचय बताया है। मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार वाइकर जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वे इस सत्र के सभी मान्यवरों का परिचय दें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, इस बीज भाषण सत्र के अध्यक्ष
आदरणीय वेदनिधि जी, इस बीज भाषण सत्र के बीज वक्ता आदरणीय हमारे गुरुवर्य प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी और इस सत्र के विषय प्रवर्तक के रूप में एक संस्कृत के गहन अध्येता हमारे समूह उपस्थित हैं। आपका नाम है श्री विक्रम सिंह देशमुख जी, जो संप्रति शिवाजी विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापन करते हैं। जैसा कि सूत्र संचालिका महोदय राजेश कापड़े जी ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं आपका परिचय आपके समूह प्रस्तुत करूँ, तो मैं परिचय आपके समूह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि सूर्य को दीपक दिखाकर या किसी महनीय व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का कोई अंश दिखा करके हम बड़े नहीं बन सकते, परंतु ये जो तीनों महानुभाव आज हम उपस्थित हैं, तीनों महानुभावों का मैं परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत यद्यपि बहुत छोटा हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपका परिचय करवाने का प्रयास करता हूँ। हमारे समूह आज के सत्र के जो आधिकारिक विद्वान हैं और सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वेदनिधि जी। डॉक्टर वेदनिधि जी संप्रति केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के संस्कृत विभाग में सहयोगी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपने संस्कृत माध्यम से ही अपनी संपूर्ण शिक्षा संपन्न कराई है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो इनका प्राकशास्त्री, उसके उपरांत BA संस्कृत, MA संस्कृत और PhD तीनों संस्कृत भाषा से ही हुआ है। क्रमशः आपका प्राकशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम तिरुपति से हुआ है। आपने BA संस्कृत दिल्ली विश्वविद्यालय से संपन्न किया है। उसके उपरांत आपने MA संस्कृत दिल्ली विश्वविद्यालय से ही प्राप्त किया और विद्या वाचस्पति अर्थात PhD की उपाधि भी आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। संप्रति वे सहयोगी प्राध्यापक के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। आपने नेट JRF सहित उत्तीर्ण किया हुआ है और आपने जो संशोधन कार्य किया है उसमें युक्ति दीपिका एक दार्शनिक अध्ययन इस विषय पर किया हुआ है। आपने जो अन्य कार्य किया है, प्रकाशन कार्य किया, इसमें युक्ति दीपिका सांख्य कारिका की एक अद्भुत टीका, उसके उपरांत आपने बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित करवाए हैं, जिनमें सांख्य दर्शन में मोक्ष की अवधारणा, सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया, सांख्य दर्शन में पुरुष, सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन की प्राचीनता, प्राचीन सांख्याचार्य एवं उनकी कृतियाँ, संस्कृत साहित्य में स्त्री का महत्व, उसके उपरांत योग दर्शन में वर्णित समाधि, योग दर्शन का अंतिम पड़ाव है। इसके उपरांत आपने योगांग अनेक विषयों पर आपने अलग अलग रीति से प्रपत्र पढ़े हुए हैं। मैं जानना नहीं चाहूँगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि सांख्य और योग पृथक पृथक नहीं है, एक ही है। तो और जैसा कि सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि व्याकरण भी एक दर्शन है, तो उस दृष्टि से आपने जो कार्य किया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत लंबा ऐसा आपका बायोडाटा है। केवल मैं इतना बताना चाहूँगा कि आपने BA में MA में प्रथम स्थान ग्रहण करके स्वर्ण चक्र प्राप्त किया हुआ है। ऐसे एक व्यक्ति का मैंने आपके साथ परिचय करवा दिया, अत्यंत महत्वपूर्ण है इस सत्र के अध्यक्ष। मेरे मित्र इस सत्र के प्रमुख वक्ता हमारे अग्रज प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, ये पूर्व में लातूर जिले में लातूर में ही राजेश शर्मा महाविद्यालय में कार्यरत थे। बाद में वो धुलिया चले गए, धुलिया से बाद में इस समय के मूल जी जोखा महाविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अगर आपने उनके पॉडकास्ट देखे होंगे, हमारी ये कहते हैं कि संस्कृत में जो सेलिब्रिटी व्यक्ति हैं उनमें से आप हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने
इसी विश्वविद्यालय से, हमारे विश्वविद्यालय से आपने विद्या वाचस्पति उपाधि प्राप्त की हुई है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ और सूत्र संचालिका महोदय को विनती करता हूँ कि वे एक एक करके सबको आमंत्रित करें। बहुत धन्यवाद सर। मैं इसके उपरांत मैं निवेदन करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के बीच भाषण को कि वे इस विषय को लेकर हम छात्रों को, मैं भी आपके साथ छात्र हूँ, हम छात्रों को निवेदित करें। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को विक्रम जी इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तक प्राध्यापक श्री विक्रम सिंह देशमुख जी को कि वे इस सत्र का विषय प्रवर्तन का कार्य करें। आजच्या या सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष विषय विद्वान प्रतिनिधी आदरणीय शर्मा, खरं तर मी या पंक्तीमध्ये बसणे का पात्र आहे का नाही मला माहीत नाही, परंतु आदरणीय प्राध्यापक पायकर सरांनी मला विनंती केली की आपण आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी, कार्यक्रमाची थोडीशी मान्यता करावी. संस्कृतचा शिक्षक या नात्यानं मलाही तो विषय थोडासा बोलायचा आणि विद्यार्थ्यांना बोलायचं विद्यार्थ्यांना सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो आहे तो ज्ञानग्रहणाची सुरुवातच आपण वर्णमालेपासून केली आणि ती वर्णमाला किती सखोल अभ्यासणं गरजेचं आहे हे आपल्याला इथून आज कळणार आहे. ती किती महत्त्वाची आहे. एकतर आपल्याला भाषा निर्मितीपासूनच बरंचसं अज्ञान आपल्या सर्वांच्याकडे असतं. देवनागरी लिपीची सुरुवातच कुठून झाली तर काही लोकांना माहीत असतं, काहींना माहीत नसतं. तर त्याचा उद्गम जर कुठं जात असेल तर तो महर्षी पाणिनींच्या आणि त्या पाणिनींनी मग सुरुवातीला वर्णमाला आणि ते शंकरांनी असं म्हटलं की आपला डमरू वाजणीला काही कथा असतात, दंतकथा असतात, पण येतात त्याच्यापुढे आणि त्यातून 14 माहेश्वर सूत्र आणि तिथून पुढे वर्णमालेची सुरुवात आणि मग अष्टाध्यायी सारखा ग्रंथ पाणिनी महर्षींनी रचला. त्यामध्ये वर्ण कशी निर्माण झाली, वर्णांची स्थानं कोणती आहे, जोपर्यंत आपल्याला मूळ अभ्यास त्याचा होत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या अक्षरांचं, अक्षर म्हणजे काय, प्रत्येकाची व्याख्या त्यांनी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये महर्षी दयानंदांनी पुरा विस्तृत विवेचन त्यावर केलेलं आहे. तर वर्ण म्हणजे काय आपल्याला माहित नाही. अमुक अक्षराला वर्ण का म्हणतात किंवा अक्षर म्हणजे काय, त्याला अक्षरच का म्हणायचं, क्षर म्हणजे काय, ग म्हणजे काय, ज्याचा विनाशच होत नाही त्याला अक्षर असं म्हटलं जातं. मग ते वर्ण, त्याचे परिणाम काय होतात, त्याची उच्चारस्थानं काय असतात आणि विशिष्ट प्रकारे प्रत्येक वर्णाचा उच्चार केला पाहिजे. प्रत्येक वर्णांची उच्चारस्थानं निश्चित आहेत. आपण थोडंसं ढोबळमानाने शिकलेलो असतो, परंतु भारतीय संस्कृतीमध्ये या थोर मनीषींनी अतिशय मूलगामी चिंतन त्याच्यावर केले. पाणिनींपासून पुढे अनेक विद्वानांनी त्याच्यावर चिंतन केलेलं आहे. अगदी आपल्याकडे अगदी आयुर्वेदासारखा ग्रंथ आहे. मी फार विश्लेषण करणार नाही, आपण बीजोपचार या ठिकाणी बोलणारच आहे, त्याच्याबद्दल विश्लेषण करणार आहे. प्रत्येक वर्णाचे उच्चार कसे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरुप, त्यांना तसंच का म्हटलं जातं, प्रत्येक वर्णाचा उच्चार किती मात्रेत करायचा आहे, किती प्रमाणात करायचा आहे, तो तसाच का करायचा, त्याचा परिणाम काय होतो, याच्याबद्दलच्या अनेक कथा आहेत. आपल्याकडं ध्वनिशास्त्र अतिशय सूक्ष्म रीतीने अभ्यासलेली सर्वच भाषेमध्ये आहे, परंतु संस्कृत सारखा विषय त्याच्यामध्ये जे ध्वनिशास्त्राचा अभ्यास झाला त्याला पुढे मंत्रशास्त्राचं रूप मिळालं.
आणि मग आपल्याकडं अशा कथा आपण ऐकतो की एखाद्या ऋषीनं अमुक मंत्र म्हटला आणि असा परिणाम झाला. हे खरंच होतं का? आपल्या पुढे आज विज्ञान युगामध्ये आपण वावरतोय, हे खरंच होतं का? हे खरंच घडत होतं का? एखादा मुनी एखाद्या वर्णांचा उच्चार करीत वातावरण निर्मिती करत असते, पर्जन्य निर्मिती करत असते, हे होऊ शकत होतं का? हे होण्याची शक्यता आहे का? हे विज्ञान आहे का? सगळ्यात महत्त्वाचं. आणि याचा मूलगामी अभ्यास जोपर्यंत आपण भारतीय म्हणून करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला या सगळ्या गोष्टी कळणार नाही. मग वर्णांचे उच्चार ते कितीही सूक्ष्म पद्धतीनं करणं गरजेचं आहे. कोणत्या वर्णाचा उच्चार कुठून करायचा आहे? साधा गज हा शब्द उच्चारत असताना गज म्हणावा का गज म्हणावा प्रश्न पडतो आपल्याला. मी साध्या सोप्या भाषेमध्ये थोडंसं मांडण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला मूर्धन्य कोणता आहे, ओष्ठ कोणता आहे, दंगोष्ठ कोणता आहे, कंठ कोणता आहे, त्याची स्थानं तशीच का आहेत, त्याचे परिणाम काय होतात. आपली आयुर्वेदामध्ये थोडक्यात फार विस्तार करणार नाही. शरीरामध्ये असं सांगितलं आपल्याकडे फार प्राचीन काळी वैद्य नव्हते. क्वचित एखाद्या 4-5 गावामध्ये एखादा वैद्य असायचा. आजारीच पडायचं नाही. इथपर्यंत की तुम्हाला जर वर्णोच्चार चांगले करता येत असतील तर तुम्ही आजारीच पडणार नाही. कारण त्याची स्थानं ठरलेली आहेत. आधारे लिंग नाभव प्रकटित हृदये कालू मूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्वादशार्धे चतुष्टे वासांते बलमध्ये डफकट सहिते कंठ देशेश्वराणाम हमक्षम तत्वार्थयुक्तम सकल गतिकम वर्णपूर्णम. म्हणजे वर्णरूप आमचा जो कोणी ईश्वर आहे तो त्या पद्धतीचा आहे. आणि मग त्या स्थानावरून त्याची उच्चार जर आम्ही केले तर त्या ठिकाणचे रोग नाही होतात असं. विशुद्ध चक्राच्या ठिकाणी 16 जे वर्ण आहेत त्यांचा उच्चार जर त्या ठराविक मात्रेमध्ये केला तर कंठाच्या ठिकाणचे सगळे रोग नाही होतात. तुमचे ध्वनिशास्त्र सुधारतं, तुमची भाषा सुधारते, तुमची वाणी सुधारते, वाणीमध्ये शुद्धता येते. विशुद्ध चक्राच्या ठिकाणी असलेल्या वर्णांची स्थान आहेत त्यांचे उच्चार त्या पद्धतीनं त्या ठराविक मात्रामध्ये केले तर विशिष्ट पद्धतीनं जे तुम्हाला हृदयरोग सारखे फुफ्फुसाचे रोग असतील तर ते रोग माहिती होतात. पोटाचे रोग मणिपूर चक्राच्या ठिकाणी असणारे जे काही ठरलेले वर्ण आहेत त्या वर्णांचा उच्चार त्या ठिकाणी त्या वायूचं संप्रेषण करून जर आम्ही उच्चारला तर पोटाच्या ठिकाणी असणारे सुद्धा रोग माहिती होतात. म्हणजे आमच्याकडं हे ध्वनिशास्त्र, हे वर्णोच्चाराचं शास्त्र इतकं मूलगामी चिंतन त्याचं झालेलं आहे आणि इतका महत्वाचा विषय आमच्यापासून लांब राहतो आणि त्याचा बघत नाही, अभ्यास करत नाही. बारकाईनं एवढे मोठे ग्रंथ आमच्याकडे एक तर व्याकरण म्हणले की आमचं डोकं. परंतु खरं तर मूलगामी जर आम्हाला त्याच्यामध्ये निष्णात व्हायचं असेल, प्रगत व्हायचं असेल, त्याच्यामध्ये जर अभिजातता प्राप्त करायची असेल तर विद्यार्थी दशेमध्ये पाठ्यपुस्तकाबरोबर थोडंसं अवांतर अभ्यास आपण केला पाहिजे आणि आपण आपल्या पद्धतीने निरीक्षणं नोंदवली गेली पाहिजे. अगदी कधी PhD करतानाच मी एखादा शोध निबंध लिहिल असा मानस आता नको आहे. या नव्या पिढीतल्या विद्यार्थ्यांनी आता त्यांच्या ठिकाणी जिज्ञासा असली पाहिजे, चिकित्सक वृत्ती असली पाहिजे आणि ती घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा. आज या निमित्तानं हे सत्र किंवा अशा प्रकारची सत्र आपण आवर्जून आयोजित केली पाहिजेत आणि अटेंड केली पाहिजे. तुम्ही या ठिकाणी आलाय सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. मला या ठिकाणी बोलवलं त्याचा प्रास्ताविक करण्याचा मान दिला त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानतो आम्ही थांबतो. क्योंकि विषय का प्रवर्तन कर इन्होंने विषय की जो आवश्यकता है, आज की प्रासंगिकता है, इसके विषय में इन्होंने अपने मंतव्य रखा और विषय की क्या आवश्यकता है. क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि NEP के कारण और भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से सभी लोग जो है नई तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये दृष्टि जो है वो बच्चों की व्यापक होने लग जाए तो शायद कल हमारा भविष्य जो है तो सच में बहुत अच्छा रहेगा. और इसके विषय में बच्चों में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि वर्ण है क्या, ध्वनि है क्या, इसमें अंतर क्या है, ध्वनियों को उच्चारण करते समय हम क्या करें, वर्णों को लिखते समय हम किस प्रकार की गतियों को थोड़ा मतलब उसमें अपने वो गतियाँ कम करें. इसके विषय में जो है वो चर्चा करना और इसके विषय में हमें मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये भविष्य है और इस भविष्य को अगर आप अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शित करेंगे तो सच में इन बच्चों को आगे जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक नई दृष्टि मिलेगी ऐसा मैं सोचती हूँ.
और मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस सत्र के बीज वक्ता प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को कि वे इस कार्यक्रम का बीज भाषण और बीज वक्तव्य प्रस्तुत करें। इस द्वितीय सत्र के अध्यक्ष और जिनका नाम ही वेद निधि है, निधि का तो आप सब जानते होंगे। निधी किसे कहते हैं बताओ? ज्यादा आपण मराठीत म्हणतो ढीग. कोणत्याही वस्तूचे जर जिथे ढीग असेल तर त्याला हिंदीमध्ये काय म्हटलं जाते? निधी. आणि मग वेदाची निधी अर्थात वेद क्या है पता है आपको? क्या है? कोई बात नहीं, देख लेंगे आप. तो ऐसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैदराबाद के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विद्रेजी जी, दूसरे अभी जिन्होंने विषय प्रवर्तन किया, ऐसे हमारे, मैंने नाम सुना था सर आपका, पर आज दर्शन हो रहे हैं बहुत सालों बाद. पहले गायकवाड़ सर वगैरह थे, आपकी चर्चा कभी कभी हो जाती थी. तो ऐसे देशमुख सर जिन्होंने की बड़े सुंदर ढंग से ध्वनि को और अधिक विस्तार दिया. प्रातःकाल जिनका हमने बड़ा सुंदर व्याख्यान सुना. ऐसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विद्यानंद जी, मेरे मित्र और हमारे अग्रज आदरणीय चंद्रेश्वर जी शास्त्री, विषय का संयोजन कर रही आदरणीय मैडम तावरी मैडम, इस महाविद्यालय के प्राचार्य जो कि अभी तक यहाँ उपस्थित थे आदरणीय चौधरी जी, तथा सभी मेरे प्राध्यापक वृंद, प्यारे बच्चों. वास्तव में महाविद्यालय के प्राध्यापकों को बीए या एमए के बच्चों को पढ़ाने का अभ्यास होता है, पर जैसे ही आपके प्राचार्य जी ने कहा कि यहाँ पर 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, फिर जैसे ही अभी पूछा तो पता चला 9वीं 10वीं के भी हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, अब हम जो है तो 9वीं से लेकर के पीएचडी तक की चर्चाएं थोड़ी सी करेंगे. और मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा भी और कुछ बातें बुलवाऊंगा भी. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, प्रातःकाल हम सुन रहे थे, अगर मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, जिस भाषा में बोल रहा हूँ, आप सब लोग समझ रहे हैं क्या? क्या मराठी में बोलूं? हिंदी चलेगी? बहुत बढ़िया. तो मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ, आप सब इसे सुन रहे हैं ना? और सुनने के बाद एक उदाहरण लीजिए. यदि मुझे बोलते आता है और मैं आपको कहता हूँ सभी बच्चे, केवल बड़े नहीं, सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर करें, कीजिए. वाह. अब हाथ नीचे कर. क्या किया मैंने यहाँ पर? मैंने जो कहा, जो वाणी से कहा, वो आपने क्या किया? सुना, और सुनने के बाद में वैसा ही किया. अब आप थोड़ा सा समझिए. मुझे यदि बोलना नहीं आता, यदि मैं बोल नहीं पाता, आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो बोल नहीं पाते. जो बोल नहीं पाते उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है. वो ऐसे करते, आप सोचते कि ये हाथ क्या कर रहा है, वो आपका हाथ उठाता और कहता ऐसे, तब आप हाथ बड़ी मुश्किल से खड़ा कर पाते. फिर भी आप सोचते कि वो शायद इससे बोल रहा है, इससे बोल रहा है या इससे बोल रहा है, तब भी उसको समझ में नहीं आता. तो भाषा, वाणी, ये सब कुछ सिद्ध कर रही है. बिना वाणी के हम किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते. चूंकि विषय मैंने लिया है
कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णोच्चारण की आवश्यकता है। और अपना विषय क्या है? पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा। अच्छा, पीछे जो बच्चे बैठे हैं, आपने न्यूटन का नाम सुना है? बोलो। आइंस्टीन का नाम सुना है? गैलीलियो का नाम सुना है? पता नहीं कितने नाम सुने हैं। और पाणिनि का नाम सुना है? बस उसी को सुनाने के लिए ये सारा कार्यक्रम है, ये समझ लीजिए। जो भारत में पैदा हुए, जो भारतीय मिट्टी में जन्मे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की, जिन्होंने भारतीयत्व को बचाने के लिए अपना सर्वस्व मिटाया, उन्हें मात्र हमें सिखाया नहीं गया, जानबूझ करके सिखाया नहीं। क्योंकि हम सब लॉर्ड मैकाले की परीक्षा पद्धतियों से, या फिर देश आजाद होने के बाद कहें, हमारे कुछ ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने प्राचीन लोगों को, प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन विद्वानों को बताना, मतलब अपने आप को शर्म महसूस की, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के सारे नाम रटवा दिए, पर किसी भी भारतीय के नाम को हम नहीं जानते। जबकि वैन से लेकर के आज तक बड़े से बड़े शाब्दिक विद्वान भी ये कहते हैं, ध्यान देना, कि पाणिनि जैसा विद्वान आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ है। केवल अष्टाध्यायी के 3976 सूत्र हैं, और उन सूत्रों में आज से 4000 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं। कुछ लोग 3000 मानते हैं, हमें उससे कोई देना देना नहीं है। 4000 वर्ष पूर्व जिस व्यक्ति ने पता नहीं कितना भ्रमण किया होगा, अटक से लेकर के कटक तक, और उस समय केवल भारतवर्ष यहाँ तक नहीं था, त्रिविष्टप से लेकर के नेपाल तक, भूटान से, सभी पूरा पाकिस्तान, ढाका, अफगानिस्तान, ये सब जब कभी भारत में आते थे, वहाँ की एक एक शब्द को, वहाँ की एक एक भाषा को, वहाँ के एक एक उच्चारण को उन्होंने जाना, और वो उच्चारण और वो जिस ढंग से लिखा, इसके कारण आज भी सभी वैज्ञानिक ये कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि संगणक मतलब कंप्यूटर के पास की सबसे अधिक भाषा यदि कोई सी है तो कौन सी है? बोलो। संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत है। और इसीलिए कहते हैं कि व्याकरण में एक सूत्र बड़े से बड़ा काम कर देता है। जैसे कंप्यूटर में एक क्लिक दबाया तो पता नहीं कितना खुल जाता है, ठीक इसी प्रकार से व्याकरण का एक सूत्र है, उसे यदि दबा दिया जाए, वो यदि याद कर लिया जाए, तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। अब और आगे की बात बताता हूं। थोड़ा सा एक बात पूछूं, आप खड़े हो जाओ, आप थोड़ा सा। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रवीण। बैठो। अब देखना है, मैं इसलिए जानबूझ करके ये मैंने नाम पूछा प्रवीण। आप इसका अर्थ बता सकते हो? नहीं बता सकते। यदि आपको संस्कृत आती, यदि संस्कृत नहीं भी आती, पर यदि आपको पदच्छेद आता, यदि आपको थोड़ी सी व्याकरण आती, तो आप प्रवीण का अर्थ बता सकते थे। ये बात अनिवार्य है। प्रवीण का उच्चारण ही नहीं हम ढंग से करते हैं। हम राम का उच्चारण ही ढंग से करते हैं। हम कृष्ण का आपने सुना होगा बच्चों, कृष्णा, रामा, सुना है? वास्तव में रामा शब्द है क्या? कोई क्या शब्द है? राम भी नहीं है, राम। यदि शुद्ध भाषा में उसे बोलेंगे हम तो राम कहेंगे, राम नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? या भी कृष्ण। आता मराठीत आपण जर बोललो तर काय म्हणणार तुम्ही? कृष्ण। आणि हिंदी मध्ये बोललो तर काय म्हणणार? आता काय खरं काय खोटं, क्या सही है क्या गलत है, अब ये आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हम चर्चा कर रहे थे, प्रसंगवश बात आगे इसलिए कहता हूँ, ये जितने भी बच्चों के पास काफिया है ना, आप मुझे केवल लिख के दिखा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है जल्दी से, मतलब मैं जरा अपने विषय पर जाऊंगा। बड़ा अच्छा शब्द आया और हमारे चंद्रेश्वर जी शास्त्री जी ने मुझे कहा और मुझे एकदम से बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, एक वाक्य लिखना है केवल आपको।
और शुद्ध शुद्ध लिखना है। और मैं आप सबके को नहीं देख पाऊंगा, पर मेरे सामने बैठी जो छात्राएं हैं इनका वाक्य देखूंगा और मैं इनके आधार पर आप सबको करूंगा। मेरे पानी में पानी डाल दीजिए, ध्यान देना। मेरे पानी में पानी डाल दीजिए, मेरे पानी में पानी डाल दीजिए। लिख लिया बच्चों? जिसने पहले लिखा हो बता दे मुझे। जरा दूर हो जाए, पास वालों से देख लेता हूं ना। और अगर इन्होंने सही लिखा होगा तो हाँ। अब देखिए, क्योंकि यहाँ बोर्ड नहीं है, हम अभी सुबह सीख रहे थे। अब इन्होंने क्या लिखा है? मेरे पानी में। इन्होंने ट ठ ड ढ ण। अब उस ण को अपन मराठी में क्या कहते हैं? बाणाचरण। वास्तव में बाणाचरण सिखाना, हमको थोड़ा बहुत लिखना सिखाया जाता है बच्चों को, पर बोलना नहीं सिखाया जाता। ये मैं आज कह रहा हूं, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो संस्कृत हो। हमें लिखना थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, पर बोलना नहीं सिखाया जाता। अब इन्होंने लिखा है पानी। अब इसमें से बाणा, मी मराठी थोड़ा सा बोलतो, बाणाचा न आहे ना। आता किती लोकांनी नळाचा न लिहिलेला आहे या ठिकाणी? हात वरती करा, शाबास, काय हरकत नाही। जोरात हात वरती करायलाही हरकत नाही। हा, काय हरकत नाही, खाली करा। बघा, जवळपास अनेक लोकांनी न लिहिलेला आहे, ण लिहिलेला नाही। अरे मी तर भरपूर काही आणलेलं आहे बरं का, पण मला वाटलं की तुमच्या सोबत थोडंसं जुळलं पाहिजे, तुमच्या सोबत थोडंसं राहायला पाहिजे, म्हणून हे सुरुवातीची प्रक्रिया। आता आणि बरं, मैं पानी में पानी, मेरे पानी में पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पर भी इस कन्या ने पानी ही किया है। क्या किया है? पानी, अर्थात नळाचं न लिहिलेलं नाही, बाणाचं न लिहिलेलं आहे। आता इथे या ठिकाणी पाणी मध्ये नळाचं न कोणी लिहिलेलं आहे आणि किती मुलांनी नळाचं न लिहिलेलं आहे? हात वरती करा। बघा, दोघा चौघांनीच लिहिलेलं आहे, म्हणजे सर्वांनी पाणी पाणी केलं। काय हरकत नाही, मी मुद्दाम यासाठी दिलं। खरं म्हणजे संस्कृत मध्ये पाणी शब्द एक आहे। काय आहे? पाणी। आता ण जो आहे, ट ठ ड ढ ण, याला आपण संस्कृत मध्ये जर थोडासा गेलो तर एक सूत्र आहे, ऋतू रसा मूर्धन्याः, ज्याचं मूर्धन्य हे बघा। आता हे जे दंत्य म्हणजे दात, दंत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? दात। जीभ मेरी, जब मैं किसी शब्द का उच्चारण करता हूं और जब मेरी जीभ, मेरी जिह्वा दांतों को लगती है, तो वो शब्द, वो वर्ण दंत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत्य। दंत्य म्हणजे दातांना लावून जे वर्ण बोलले जाते ते दंत्य। दातांच्या वरती थोडंसं जे असते त्याला टाळू, आपण मराठीमध्ये टाळू जरा वरच्याला म्हणतो, पण संस्कृत मध्ये टाळू थोडंसं वरचं जे भाग आहे त्याला टाळू। आणि मूर्धा म्हणजे एकदम हे मूर्धा जे आहे, मूर्धा म्हणजे मस्तिष्क, याच्या खालचा जो भाग आहे त्याला काय म्हटलं जाते? मूर्धा। आणि त्या मूर्धेतून जो ण उच्चारला जाते तो आहे ण। असं आपण वर्गात शिकवत नाही पहिली दुसरी। आपण तर सरळ बाणाचा ण, त्याला बाणाचा ण कळत नाही आणि नळाचा ण शेवटपर्यंत कळत नाही, आणि तो पाणी पण करतो आणि पाणी पण करतो आणि कुठेही काही करतो। असू द्या, म्हणजे आपल्याला थोडंसं शिकायचं आहे। सरांनी खरं पाहिलं तो सकाळी खूब का सर ने प्रातः का जो बताया था लगभग मैं वही लिख के लाया हूँ, आप चाहे तो लिखेंगे भी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि सर क्या बोलने वाले हैं और सर को भी नहीं पता था मैं क्या बोलने वाला हूँ, परंतु फिर भी बहुत कुछ हमारा जो कठिन है उसको मैं छोड़ दूंगा, जो सरल है वो हम देखेंगे।
प्राचीन वाङ्मय आहे आणि त्या प्राचीन वाङ्मयाला आता शब्द होता काय त्याची इच्छा नाही. प्राचीन वाङ्मय आता तुम्ही शब्द सकाळी बोललात तुम्ही. सर्वात प्राचीन वाङ्मय फक्त भारतात नव्हे, केवल भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे प्राचीन वाङ्मय यदि कोई है तो कौन सा है मालूम है? वेद है. कौन सा है? वेद. आज भी यूनेस्को में 1800 वर्ष प्राचीन यदि कोई पुस्तक रखी हुई है तो उसका नाम क्या है? ऋग्वेद. क्या नाम है उसका? ऋग्वेद. और वेद का एक नाम है श्रुति. क्या नाम है? श्रुति. बोलिए. आप में से किसी का नाम है श्रुति? नहीं है. वेद का एक नाम क्या है? श्रुति. श्रुति का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है? मराठीमध्ये अनेकांचे नाव श्रुती असतात. श्रुति का अर्थ कोई बता सकता है? मैं प्रवीण का अर्थ बताने वाला हूं. श्रुति का अर्थ कोई बता सकता है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया. बोलो बोलो. हाँ ही म्हणत आहे ऐकणे. बरं आणखी काही वेगळा अर्थ आहे का कोणाचा? श्रुति का अर्थ होता है जो सुन सुन करके हमारे पास में आया हो, उसका नाम क्या है? श्रुति. जिसे सुना जाए वो क्या है? श्रुति. और प्राचीन काल में कोई ग्रंथ नहीं थे, सुने जाते थे, इसलिए वेदों का एक नाम क्या था? श्रुति. अब मुझे बताओ, आपने कोई खेल खेला होगा. यहां से यदि मैं इस बालिका को कहूं खिचड़ी, जानते ना, इसे मैं अगर कहूं कान में खिचड़ी और ये पीछे बोलेगी, ये यहां से लेकर के यहां तक बोलना है, तो ये अगर यही शब्द खिचड़ी खिचड़ी जाएगा तो अंत में वो शब्द खिचड़ी रह पाएगा क्या? क्यों नहीं रहेगा बताओ? क्या प्रक्रिया हुई वहां? क्योंकि सुना आपने और सुन करके आपको जैसा लगा वैसा बोल दिया, फिर आपको जैसा लगा फिर आपने ऐसा. तो मैंने एक बार अपने बच्चों को ऐसा करवाया तो अंत में एक ने कहा खाचड़ी. और हिंदी में खाचड़ी का अर्थ अलग हो जाता है. ये जो चिड़िया होती ना, चिड़िया, उसको चिड़ी कहते हैं. और खा मतलब खाना है, मतलब खिचड़ी क्या बन गई? चिड़िया. खाचड़ी बन गई. ये तो और भी वो और कुछ का कुछ भी हो जाता है. आपने कभी खेल करके देख लेना. परंतु परंतु यदि आपका व्याकरण पक्का है, यदि आप व्याकरण को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वही शब्द जो मैं बोलूंगा आप वही सुनेंगी, वही सुनाएंगी. और इसलिए हजारों नहीं लाखों वर्षों तक वेद सुनते रहे हम लोग, उसके बाद भी वो बिगड़े नहीं. उसका कारण क्या था? उसके अनेक कारण थे. अब मैं वो बाकी के कारणों में नहीं जाता हूं, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शब्द, उनकी उच्चारण, प्रवीण की बात आई. मालूम है प्रवीण का अर्थ क्या होता है? प्रवीण का अर्थ क्या होता है? देखो, प्र और वीण शब्द है, वीणा शब्द है. क्या है? प्र और वीणा शब्द है. अब आपने अभी संस्कृत पढ़ी होती तो आप बड़े अच्छे ढंग से व्याकरण पढ़ी होती तो इसका विग्रह कर देते. प्रातः काल एक श्लोक बड़ा सुंदर बोला गया, और वो श्लोक क्या बोला गया? मेरे साथ में आप लोग बोलिए. बोलोगे? देखो, ये क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण है. हम अब वर्णों का उच्चारण उनके उच्चारण के साथ में समझते जाएंगे. उन्होंने पढ़ने वालों के गुण बताए थे. षडेते पाठ का गुणा. मालूम है कौन कौन से गुण थे वो? आपने देखा था कौन से गुण थे? 6. मेरे साथ में एक बार बोल दो. माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु, सुस्वरः, धैर्यं, लय, समर्थंच, षडेते पाठ का गुणाः. वो बाकी की व्याकरण आपने समझी नहीं समझी कोई बात नहीं.
पर अगर ये श्लोक भी याद कर लिया ना, तो यदि आप अच्छी मराठी जानते हैं तो अच्छी मराठी बोलेंगे, यदि आप अच्छी हिंदी जानते हैं तो अच्छी हिंदी बोलेंगे। अब देखना एक प्रयोग करता हूँ, फिर से एक प्रयोग करता हूँ। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? विष्णु एकनाथ राव। विष्णु नहीं, पूरा नाम बोलिए। विष्णु एकनाथ राव। अब देखो, बैठो, शाबाश बोलो। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने क्या कहा, पहले विष्णु एकनाथ राव, तो मुझे लगा कि इनका नाम एकनाथ राव, इनका सरनेम क्या होगा, राव होगा। फिर मैंने दोबारा कहा तो इन्होंने क्या कहा, विष्णु एकनाथ राउत। अब ये 2 बार बोलना पड़ गया, और फिर भी इन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए था, उस आत्मविश्वास के साथ इन्होंने बोला नहीं। अब देखिए, ये इसमें वही बातें बताई गई हैं कि आपको कैसा बोलना है। तो पहला शब्द क्या था, बोलिए अभी श्लोक का, माधुर्यम। आपकी वाणी में क्या हो, मधुरता हो। क्या हो आपकी वाणी में, मधुरता। अच्छा, एक बड़ा सुंदर दोहा है, आप सबको याद होगा। आप सबकी हिंदी तो है ना, हिंदी तो पढ़ते हैं ना, हिंदी नहीं पढ़ते क्या? अच्छा, संस्कृत पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, तभी इतने मन लगा करके बैठे। अच्छा, कोई बात नहीं, ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए मैं दोहे की बात कह रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोय, पहला वाक्य है माधुर्यम, अर्थात ऐसा बोलना है कि सामने वाला बोलते से ही क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अच्छा, यदि कुत्ते को भी हम बुलाते हैं तू तू करते हुए प्रेम से, तो आता है कि नहीं? और अगर हट कहा तो जाता है कि नहीं? तो वाणी में क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा करना है, शुरू से करना है। हाँ बस, चलो क्या है, वो बातें आ जाएंगी, ये थोड़ा सा फटाफट इसे हम दे देते हैं। देखो, प्राचीन वैदिक काल में क्या है, श्रुति, जिसे हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ये सब सुन सुन के प्राचीन काल में याद किया, और सुन के याद किया, इसीलिए वो याद हो सका, और आज तक ठीक है, क्योंकि वो व्याकरण में और अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में प्रतिबद्ध था। ये कौन कौन से 4 वेद हैं जी, बता सकते हैं आप लोग? अब मैं ये नहीं बताता हूँ कि ये क्या क्या है, मैं केवल ये, आप ऋग्वेद समझ लीजिए, यजुर्वेद समझ लीजिए, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों को जानने के लिए क्या करना पड़ता है, वेदांत। यदि आप गुम जाओ, समझो गुम जाओ, हरवली तुम काय नाम है, मानवी, आता ही मानवी हरवली, तर मला सांगा, हिच्या शोधासाठी मी काय करणार, इसे ढूंढना है, तो मैं क्या कहूंगा, जो छोटी सी है, जो थोड़ी सी सांवली है, जिसके हाथ पैर भी थोड़े छोटे छोटे हैं, फिर मैं ये कहूंगा कि बड़ी बुद्धिमान है, फिर मैं ये कहूंगा कि ये कपड़े पहने हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें मैं कहूंगा। बुद्धिमती हो ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गए, इसके अंग हो गए, तो इसके अंगों से इसे जाना जाता है। तो वेद के अंगों से वेद को जाना जाता है। और कितने अंग बताए थे प्रातः का, बताओ कितने अंग है, जरा बोल दो एक बार फटाफट। शिक्षा, ये 6 क्या है, अंग है। और देखो, ये बहुत ही गजब के अंग हैं, मैं इनकी सबकी चर्चा नहीं करता हूँ। पहला अंग क्या है, शिक्षा। शिक्षा किसे कहते हैं सर? मराठी में शिक्षा का बड़ा अलग अर्थ है। मराठी मध्ये शिक्षा म्हणजे शिक्षा, अच्छा तेलुगु में भी वही। और मैंने इसके ऊपर शोध किया कि मराठी में शिक्षा को मारना क्यों कहते हैं, तो उसका मूल कारण है क्योंकि पहले जबरदस्ती कराते हैं, अ ई उ बोलता है इतने, दंड, क ख ग बोलता है इतने,
तो इससे क्या होता था कि जिसको पढ़ने में, जिसको जानने में ज्यादा ताड़न किया जाता था, जिसे हम मराठी में शिक्षा कहते हैं, तो ये शिक्षा से मराठी में भी वो शिक्षा, और शायद तेलुगु में भी इसीलिए आई हो। सर कह रहे तेलुगु में भी इसे शिक्षा ही कहते हैं। तो शिक्षा का अर्थ दंड है, क्योंकि पहले बच्चा सीखना नहीं चाहता है और इसलिए उसे बार बार सिखाया जाता है, तो वो उसे दंड के समान हो जाता है उसके लिए। तो ये शिक्षा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पाणिनि ने ग्रंथ लिखा है और पाणिनि ने बहुत कुछ उसकी व्याख्याएं की है। अब पाणिनि को आज पूरी तरह से समझ लेना कि पाणिनि कौन है, जिसने संस्कृत का व्याकरण लिखा, और व्याकरण ही नहीं लिखा, जिसने पूरे ब्रह्मांड का उस समय जो भी, उस समय केवल भारत नहीं था, अनेक प्रकार के देश थे, हम तो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का उसने, क्योंकि उस समय जो भाषाएं थी, जहां जहां जो शब्द अपभ्रंश, तत्सम और तद्भव बताया ना आपको। तत्सम जानते हो? तत्सम जो संस्कृत के समान शब्द है उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम। और जो संस्कृत से बिगड़ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? या वहां से बने हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? तद्भव। अब ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। तत्सम, उसके जैसा, तत् मतलब वह। चलिए, तो शिक्षा, यहाँ पर ये बात कही, शिक्षा ध्यानम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके मयि। देखो, शिक्षा को क्या कहा है? ये 6 अंग है ना, इनके अलग अलग सब व्याख्याएं जो सुबह बताई थी। तो शिक्षा किसे कहते हैं? वो नाद को कहते हैं। आप कितना भी अच्छा पदार्थ आपके सामने लाकर रख दिया जाए, यदि उसकी सुगंध, यदि माताजी आपकी खाना बना रही है, भोजन बना रही है और सुगंध अच्छी नहीं आई, तो आपकी आधी भूख वैसे ही खत्म हो जाती है। और अगर सुगंध अच्छी आ रही है तो आपकी भूख वैसे ही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, तो भूख बढ़ती भी है। तो ये शिक्षा जो है ये घ्राण है। यदि आपको अच्छा उच्चारण आता हो, देखिए अभी प्राचार्य जी प्रातःकाल बोल रहे थे कि इस महाविद्यालय का नाम किनके नाम के, किनके पिताजी के नाम पर है? प्रमोद जी महाजन के पिताजी का जो नाम है उनके नाम पर, वेंकटेश जी महाजन नाम से इस महाविद्यालय का नाम है। और प्रमोद जी महाजन को आप सभी जानते हैं, नहीं जानते मुझे पता नहीं, बच्चे शायद कम जानते हैं। उनका नाम जो हुआ देश में, उसके अनेक कारण थे, पर सबसे बड़ा कारण ये था कि वे अच्छी मराठी भी बोलते थे, वे अच्छी हिंदी भी बोलते थे, और केवल अच्छी नहीं बोलते थे, शुद्ध बोलते थे। उनका उच्चारण शुद्ध था। आज भी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वे भी पूरे भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध हुए, अनेक कारण हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है उन्हें अच्छा बोलना भी आता है। यदि उनकी वाणी अच्छी नहीं होती, आपने देखा होगा कि अब अनेक प्रधानमंत्री हो गए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, पर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें बोलना नहीं आता था तो प्रसिद्ध नहीं हो पाए। एक देवगौड़ा नाम के कर्नाटक के प्रधानमंत्री बने थे, परंतु बोल नहीं सकते थे। तो वाणी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इसीलिए उसे क्या कहा है? घ्राण। घ्राण किसे कहते हैं? नाक, नाक। ये नाक है, जैसे शास्त्रों की नाक जिसे हम कहते हैं। यदि ये आता होगा आपको तो आप सारे शास्त्रों में गति कर सकते हैं, बाकी तो व्याकरण आदि की बात है। अब देखिए शिक्षा का महत्व। ये जो श्लोक आपको अभी बताया गया है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, आपकी वाणी कैसी हो, आप कैसे बोले तो मधुरता हो, पहले कर्कश नहीं हो। हम क्या है, घरों में भी कर्कश बोलते हैं। आप आई को ढंग से नहीं बोलते हैं, आप पिता को ढंग से नहीं बोलते हैं, आप भाई और बहनों के साथ में ढंग से नहीं, अरे और करे के साथ में हमारी भाषा क्या होती है जी? प्रारंभ होती है। तो मधुरता आनी चाहिए वाणी में। अक्षर व्यक्ति, अब देखो प्रवीण का अर्थ बता रहा हूं। अगर प्रवीण को अक्षरों की अलग अलग व्यक्ति अर्थात उनको ढंग से बोलना आता, प्रवीण, और प्रवीण विचार करता कि नहीं, मेरा नाम प्रवीण है तो प्रवीण क्यों है?
तो उसके आगे आएगा पदच्छेद। पदच्छेद का अर्थ क्या होता है? एक एक पद को अलग अलग करके, आप संधि करते हो ना, फोड़ करतात ना तुम्ही, उठे कुंडी देता दिखेगा। हम फोड़ करते हैं, कहाँ करते हैं? शब्दों की। अब प्रवीण की फोड़, प्रवीण की संधि, प्रवीण का पदच्छेद आप में से कोई बता सकता है? हाँ बोलो। अच्छा जी, प्र अधिक वीण। पर वीण क्या है? वीण क्षेत्र वीण। हाँ। देखो मूल शब्द है वीणा, ध्यान देना प्रवीण जी, क्या शब्द है? वीणा। और जो वीणा बजाने में प्रवीण हो, अर्थात वीणा बजाने में बहुत ही प्रकर्षता से युक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रवीण। ठीक है? वीणा बजाना आता है ना? नहीं आता तो वीणा बजाना आप सीख लेना, आपका नाम है। तो पदच्छेद। फिर बात आती है सुस्वर। सुस्वर का क्या अर्थ होता है? अब देखो कई बार आप लोग हिंदी के भी है, संस्कृत के भी है। अब हिंदी के जो बच्चे हैं, कई शेर व शायरी करते हुए मैं कई बच्चों को देखता हूँ, और वो क्या करते हैं? शेर व शायरी करते समय ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है शेर बोलना, शेर भी नहीं है और शायरी भी नहीं है। हाँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं, वो कैसा बोले, अगर ये भी सीख लिया हमने ना तो वर्णोच्चारण हमारा ठीक हो जाएगा। एक सादी शायरी आपके सामने रखता हूँ। एक बच्चे ने मेरे सामने भाषण दिया, मैं कई स्पर्धाओं में जाता हूँ परीक्षक के रूप में। बोलता है, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से मार के देखो यार। तो कहा लगा, कैसे समझ लगा? ये शायरी बड़ी उत्साहपूर्ण है, और अगर इसी को आपने स्वर के साथ में नहीं बोला, ढंग से नहीं बोला, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को दिल से मार कर देखो यार। कम से कम वो अच्छी तो लगी। अरे भाई, हमारे शब्द भी निकले जब हम तीर रस, अब ये शब्दों में और रस आते हैं, आपको तो बात अभी अलग ही है। कितने रस होते हैं बताओ? 9 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे भाई प्रारंभ से बोलो। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, 9 रस होते हैं। आपने तो एक ही रस पता है, टिकट। हमारे देखो, हम गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, और वहां पर हमको एक बार बार चिढ़ाने के लिए कहते थे कि भाई ये महाराष्ट्र वाले जो है ना, ये चटनी इनको बड़ी अच्छी लगती है। तो एक बार हमारे गुरुजी ने कहा, भाई जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो भी सपना देखें, और हरियाणा के बच्चे वो भी सपना देखें। तो हरियाणा के बच्चों ने सपना देखा कि सपने में खीर आई है, और खीर को जो है तो खा रहे हैं और खूब मजे से ले रहे हैं। अब हमारे महाराष्ट्र के बच्चों ने सपना देखा की भाकरी आहे, ठेसा आहे, शेंगदाण्याची चटणी आहे, आणि खात आहे, नाकीतून पाणी, तोंडातून पाणी, सपना देखा। अब हमारे गुरुजी ने जब पूछा, भाई सुनाओ सपना, तो हरियाणा वालों ने फटाफट सुना दिया। जब हम जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने अपना सपना सुनाना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी चटनी आई कि बस आंखों से पानी, नाक से पानी, कानों से पानी, और बोले ऐसी चटनी हमने खाई। अब जैसे ही उन्होंने कहा तो गुरुजी ने कहा, अरे भले आदमियों, सपना कोई अच्छा देखता है या बुरा देखता है? तो तात्पर्य यह है कि ये जो रस है, ये रस आपकी वाणी में आना चाहिए, सुस्वर। अब मैं अगर आपसे पूछूं गायत्री मंत्र, आप में से लगभग सबको याद होगा। चलो संस्कृत की भी बात करता, याद है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुः। आता एक जण कोणीतरी म्हणून दाखवा, म्हणजे मी सांगेन तुम्हाला। हा चल तू बोल। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आता हे झालं मंत्र पाठ, पण सस्वर काय आहे? भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आता हे स्वर आहे, उदात्त अनुदात्त स्वरी हे स्वर असतात आणि हे स्वरांचे उच्चारण जर तुम्हाला आलं नाही तर तुम्ही काय करणार आहे, पुढे येणार आहे। तर बघा धैर्य, कुठेही बोला तुम्ही धैर्यपूर्वक बोला। आता मी नाव विचारलं, आरामात उभे राहा। अहो लहान लहान मुलं असतात, कुठेही त्यांना हा माझं नाव हे तर तुम्हाला सुद्धा असं नीट उभा राहायचं आहे। धैर्य पद्धतीने जे आहे की नाही तुमचं उच्चारण व्हायला पाहिजे। घाबरायचं कशाला, समोरचं नावच विचारत आहे ना समोर। आणि मी तर म्हणतो की समोरच्याने काही विचारलं आणि जर आपल्याला उभं केलं तर काय येतंय नाही येते, किती शुद्ध आहे किती अशुद्ध आहे याची तमा न बाळगता तुम्ही उत्तर दिलं पाहिजे, उभा राहून सांगितलं पाहिजे। आणि धैर्यपूर्वक लयबद्ध असावं आणि समर्थपणे ते आता तुम्ही बसला, अनेक लोक असे बसतात म्हणजे हे समर्थपणाने बसलेले नाही, असं बसायला पाहिजे समर्थपणाने। अहो विद्या प्राचीन काळामध्ये मी जेव्हा तासामध्ये जातो तर मुलांना म्हणतो अगोदरच की बघा मुलांनो तुम्ही माझ्या समोर कसं बसलं पाहिजे माहिती आहे का, जसं शेतकरी शेताला नांगरतो पावसाळ्याच्या अगोदर आणि सगळं शेत मशागती करून ठेवतो आणि मग वाट पाहतो कधी पाणी येईल आणि मी कधी बी पेरणार, तसा एक शिक्षक आणि तसे विद्यार्थी असलं पाहिजे। शिक्षकांनी वाट पाहिली पाहिजे की बस आता मी पटकन बी पेरणार आहे, तोपर्यंत मशागती करून तुमचं शेत तयार असतं, त्याचं नाव आहे विद्यार्थी। असू द्या, तर हे पाठकांचे 6 गुण आहेत, ये पाठकों के 6 गुण हैं। फिर अभी प्रातःकाल सर ने ही एक बात बताई थी, पर ये जरा स्वर की है, इसलिए केवल इतना ध्यान रखो कि मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाः स वाग् वज्रो यजमानमेनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। यदि आपने स्वर की गलती करी तो कहीं का कहीं अर्थ होगा। मैंने सोचा था कि इंद्र को मारना है और इंद्र स्वयं मर गया। अभी उदाहरण जो दी थी, हाँ अभी उदाहरण दिया था ना सर ने वहाँ कार्यक्रम में, तो ये उदाहरण है, परंतु ये थोड़ा सा आप लोगों से जरा अलग विषय है क्योंकि ये पूरा संस्कृत का विषय है। आपको मालूम है स्वर कितने होते हैं, बोलिए। संगीत में 7 स्वर होते हैं और भाषा में कितने स्वर होते हैं, छोड़ो। अच्छा आपसे मैं अगर पूछूं स्वर किसे कहते हैं ये बता दो जल्दी से। स्वर व्यंजन नाम सुना है आपने, किसे कहते हैं स्वर, बोलिए भाई। आपने जितना भी व्याकरण पढ़ा है बोल दो। एक बालक से मैंने पूछा, उसने कह दिया अ ई उ स्वर है, पर मैंने कहा स्वर का अर्थ क्या है। अब इसके लिए व्याकरण पढ़ेंगे, स्वर का अर्थ क्या है, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। अब वो स्वयं राजन्त इति स्वराः, जो अपने आप में समर्थ होते हैं, जिनको बोलते समय दूसरे किसी का उच्चारण करने की आवश्यकता, जैसे मैं बोल रहा हूँ अ, बोलिए एक बार आप बोलिए एक बार अ बोलते समय आपको किसी अन्य वर्ण की ध्वनि सुनाई दे रही है क्या, बोलो। अ बोलते समय किसकी ध्वनि आ रही है क्या, केवल स्वतंत्र अ की आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो वर्ण स्वतंत्र होता है, जिसे बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अब मैं बोल रहा हूं क, बोलिए एक बार। क बोलते समय किसकी ध्वनि आ रही है, तो जो लंगड़े होते हैं, जो वर्ण क्या होते हैं, इसीलिए मराठी में हम क्या कहते हैं, पायमुड़ा। अगर किसी को हलंत्य, वास्तव में उसका नाम क्या है, हलंत्य, पर अगर हम मराठी में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको क्या करना है, पाय मोढ़ा। इसलिए मैंने कहा जो लंगड़ा वर्ण होता है,
जो अकेला बोला नहीं जा सकता है। अन्वक्त भवति व्यंजन विधि, व्याकरण की वर्णोच्चारण शिक्षा की परिभाषा है। जो स्वर के पीछे पीछे भागता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। याद आए? जो स्वर के पीछे पीछे भागता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो स्वयं सिद्ध है, जिसे बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या है? स्वर, जिसे बोलते समय दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्वनि। अच्छा, एक बालक ने पूछ लिया, भाई ये सब झंझटी काहे को करना है? व्याकरण का, बोलने का, करने का, बात खत्म। ये क्या है? ये क्या है बोलिए? ये ध्वनि है। ये क्या है? ध्वनि। पर इस ध्वनि का कोई अर्थ है? है भी और नहीं भी है। कैसे बताइए? जब ऐसा कह रहा हूं तो इसका तात्पर्य कि आप सब लोग मेरी ओर ध्यान दें, पर मैं ये इसका अर्थ पूछूंगा तो आपको कुछ भी बताते नहीं बनेगा। मैंने थोड़ा सा तो ये इदम अंधन तमः कृष्णं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयं ज्योति आ संसारम न दीप्यते। सारा संसार अंधकार में हो सकता है यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार में नहीं आए। अच्छा, मुझे बताओ, आप लोग जितना भी व्यवहार करते हैं वो शब्द से करते हैं या इशारों से करते हैं? और शब्दों से करते हैं, इसीलिए आपको पता है, इसीलिए शब्दों के बाद में आप इशारे करते हैं। आपको पता है इधरा इधरा आपने 50 बार बोला है। जब इधरा इधरा कहा है तो फिर बाद में यदि मैंने शब्द का उच्चारण भी नहीं किया और कहा तो आप समझ जाते हैं इसका अर्थ इधर आना होता है। इसलिए ध्वनि की संसार में बड़ी महत्ता है। वाक्य पदीय मतलब बहुत बड़ा व्याकरण का या व्याकरण का मूल ग्रंथ भी कह देंगे हम तो चलेगा। भर्तृहरि में लिखा हुआ है, वो कहते हैं न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाकृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भाषते। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई आप हिंदी में बताने जा रहे हैं या संस्कृत में बताने जा रहे हैं? तो मैं उनको कहता हूँ, मैं तो अनेक प्राध्यापकों को भी कहता हूँ कि भाई यदि आपका विषय हिंदी है तो आपने संस्कृत में एमए करना ही चाहिए। यदि आपका विषय मराठी है तो भी आपने संस्कृत में एमए करना चाहिए। यदि आपका विषय भारतीय कोई भी भाषा हो, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो या अन्य कोई भी भाषा हो, यदि आप संस्कृत में भी एमए कर लेंगे तो आप उस भाषा को समर्थ ढंग से पढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप पूरी तरह से नहीं पढ़ा। आपको ये नहीं पता होगा। अब देखो, किसी का नाम गिरीश होगा, है क्या? किसी का नाम गिरीश। अब गिरीश है, उसमें दीर्घ है या ह्रस्व है, ये बताओ जरा। गिरीश शब्द है, उसमें दीर्घ है या ह्रस्व है? अब देखो, अभी हमको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ह्रस्व है या दीर्घ है। उसमें दीर्घ है। क्या है गिरीश में? दीर्घ है। अब दीर्घ है तो क्या है उसमें? गिरी अधिक ईश। गिरी अधिक क्या है? ईश है। अब आप यहां तक भी बता देंगे कि भाई गिरी प्लस ईश, ये दोनों को मिला करके क्या हुआ है? गिरी। पर यदि आपसे किसी बच्चे ने पूछ लिया भाई दीर्घ ही क्यों हुआ, ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, तब आप क्या बताएंगे? इसके लिए थोड़ा सा पाणिनीय शिक्षा, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको वहां पर एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि अतः सवर्णे दीर्घ, कि भाई यदि आपको अब देखना पड़ेगा। मैं आगे थोड़ा सा वो भी बताऊंगा आपको कि भाई ह्रस्व इकार हो या दीर्घ इकार हो, इकार इकार यदि पास में आ जाते हैं तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है? दीर्घ इकार। तो उससे क्या होगा कि मैं जब हिंदी पढ़ाऊं, मराठी पढ़ाऊं या कोई भी भाषा पढ़ाऊं तो मुझे उसका ज्ञान होगा। तो ये ध्वनि है और ध्वनि के बिना कुछ नहीं, सब कुछ ध्वनि के अंदर है।
और ध्वनि का विस्फोट हुआ है, और बिना ध्वनि के आप सब आनंदित क्यों रहते हो? गीत सुनते हो ना, संगीत सुनते हो ना, ये क्या है? ध्वनि है या क्या है? ध्वनि है ना। जैसी ध्वनि निकलती है टक 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 टक, कितना आनंद आता है ना। यदि अभी यहाँ पर कोई संगीत सभा होती तो आप लोग सब हंसते कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? पर ये सबसे कठिन विषय हमारे वाइचल सर ने रख दिया है, व्याकरण का। वास्तव में व्याकरण के लिए एक बात कही जाती है, व्याकरण के लिए भी एक बात कही जाती है कि जो व्याकरण को अगर केवल 15 दिन तक पढ़ा नहीं आपने और पढ़ाया नहीं, तो एक व्याकरण में संस्कृत में एक वाक्य है कि वैयाकरण ख सूची, अगर 15 दिन भी अगर उसका आवृत्ति उसकी नहीं हो पाई तो आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो आप कहाँ देखेंगे? आकाश की ओर देखेंगे कि क्या है क्या है। मतलब इतना व्याकरण का अभ्यास करना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। देखो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत गजब की बात की है। जो माता पिता हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा और जो बच्चे हैं उनके लिए भी कहूंगा। जब बच्चे बोलने लग जाएं तब उसकी माता बालक की जिह्वा पर जिस प्रकार कोमल होकर, वहाँ थोड़ा सा लेने में गड़बड़ हो गई है, उच्चारण कर सके, जिह्वा पर उच्चारण कर सके, वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प इसका ओष्ठ स्थान है। अब जैसे प बोलते हैं, प का उच्चारण स्थान क्या है? अब प बोलते समय क्या हो रहा है आपकी मुख के अंदर? बोलिए। हाँ, क्या हिल रहे हैं आपके? ओष्ठ। इसीलिए प का उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। प बोलिए एक बार। प प ब भ। आगे क्या है? म। अब म का अलग है, उसका अपन अलग चर्चा करेंगे। अब अभी प फ ब भ। अब जब आपने इनका उच्चारण किया तो होठ हिले। इसीलिए हमारे ऋषि ने, देखो अंग्रेजी में भी उच्चारण शास्त्र है। आप में से अंग्रेजी जो पढ़ते पढ़ाते हैं होंगे उन्हें पता है। क्या नाम है जी उच्चारण शास्त्र का अंग्रेजी में? फोनेटिक्स। अब ये 50 सालों में आया है, अब जाकर के ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल हुए हैं। इससे पहले अंग्रेजी में उच्चारण शास्त्र नाम की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी, और हमारे यहाँ 4000 वर्ष पहले से ये उच्चारण शास्त्र, मतलब कितनी इसके पीछे कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने कि बालक को पता चले कि कहां से उच्चारण। और आपको आश्चर्य होगा, ये तो सब प्रयत्न है ना, ये इसलिए हमारे यहाँ पहले बच्चे को पाणिनीय शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, न कि उन्हें और अंग्रेजी में भी वैसा ही है, संस्कृत में ऐसा नहीं पढ़ाया जाए। संस्कृत में इति आम्रम ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां तो और कहा जाएगा अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः, या फिर अकुहा विसर्जनीया कंठ्याः। मतलब कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ ङ, अकु और ह मतलब ह, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अच्छा हमारी देखो, अब तो बहुत बातें हैं, समय बहुत कम है। ये अ को पहला वर्ण क्यों बनाया? अ को ही पहला क्यों रखा? ई को क्यों नहीं रखा पहले? उ को क्यों नहीं रखा पहले? अरे जब आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तु पुरसि चरण मंदम जनयति स्वरम। आत्मा ने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने मन को कहा, मन ने अग्नि को कहा, अग्नि ने वायु को प्रकाशित किया, वायु ने हृदय के यहाँ से मूलाधार से आया, और जैसे ही पहली ध्वनि निकली तो पहली ध्वनि किसकी निकली है? अ। इसीलिए हमारी 12 घड़ी में क्या है? पहला शब्द अ। ये हमारी वैज्ञानिकता है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसे थोड़ी कि रजनी 12 घड़ी रखते आई वो करना था इसलिए कर दिया, नहीं नहीं, इतना ही नहीं, एक एक वर्ण के अपने अपने अक्षर अर्थ भी अलग अलग है। क का अर्थ है, ख का अर्थ है, ग का अर्थ है, घ का अर्थ है, उनके अर्थों के तो कभी अलग व्याख्या की जा सकती है।
इसीलिए अ पहला अक्षर है और इसीलिए हमारे यहाँ ईश्वर का नाम भी क्या है? ओम। क्या है? याद रखना, परमेश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम, ओंकार है। और यही ओंकार सब जगह है, ये भी ध्यान रखना। वो आमीन के रूप में है, वो अल्लाह के रूप में है, या वो अन्य किसी रूप में। और ध्वनि ही हमारी प्रारंभिक ध्वनि है। और इसीलिए अम्मा, गाय रंभाती है तो क्या, गाय के बछड़े रंभाते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, अम्मा कहते हैं। जरा सुनो कभी उनकी आवाज। तो इसीलिए माँ को अम्मा भी बोलते हैं। तो ये आपको प्राचीन काल में सिखाया है। वर्ण एवं उच्चारण क्या है? अच्छा, आप इतनी सब बातें चंदी पाणिनि की बातें, वर्ण क्या है? देखो, वर्ण शब्द जो है व्री धातु से बनता है और व्री धातु का अर्थ है चयन, निश्चय, स्वयं के द्वारा निर्मित। वर्ण शब्द व्री धातु से बनता है। एक वर्ण का अर्थ क्या होता है? बोलो, रंग। जरा और हिंदी शुद्ध जाएंगे, बोलेंगे आप बड़े सुंदर वर्ण के हैं। सुंदर वर्ण के हैं मतलब सुंदर वर्ण। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग भी होता है। वर्ण का एक अर्थ ये भी होता है, वर्ण व्यवस्था नाम सुना होगा आपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसे भी वर्ण कहते हैं। पर वर्ण का अर्थ स्वर तथा व्यंजन दोनों वर्णित अर्थात उच्चरित होकर मनुष्य के अभिप्रेत वक्तव्य का वर्णन करते हैं अथवा मानव के मन में विद्यमान भावों को अभिव्यक्ति देते हैं। अतः वे क्या कहलाते हैं? वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम लघुवर्णम चोपदिश्यते। वर्ण क्या है? वर्ण मतलब जो ये मेरे मुख से निकल रहे हैं, ये सब वर्ण है। और इसका देखिए, आप जो भी बोलते हो ना, वो सोच विचार के बोलते हो, ये ध्यान देना। अपने को लगता है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा मेरे अंदर से फटाफट फटाफट निकल रहा है। कभी भी किसी के अंदर से फटाफट फटाफट कुछ भी नहीं निकल सकता है। गाली भी फटाफट निकलती। आपने कई बार उस गाली का अभ्यास किया हुआ होता है मनी मन में, बाहर तो करते ही है, पर आपने मनी मन कई बार उस गाली का अभ्यास किया होता है। और जैसे ही आप समय आता है तो तोप के समान बोलना प्रारंभ कर देते। तो वर्ण क्या है? जो उच्चारित होता है, जो विचार किया गया है, वही वर्ण के रूप में आता है। कंठ, मुख, ओष्ठ, तालु, नासिका, जिह्वा, दंत आदि के द्वारा जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उच्चारण। ये मुख का संस्कृत में एक नाम क्या है? आस्य। क्या नाम है इसका? आस्य। और देखो, यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, यदि आप नेता बनना चाहते हो, यदि अच्छे प्राध्यापक बनना चाहते हो, और नहीं कुछ तो यदि अच्छे पति और अच्छी पत्नी बनना चाहते हो, और यदि परस्पर आप मीठे शब्दों का, शुद्ध शब्दों का, एक तुम्हें अनेक उदाहरण सांगतो। पती फार रागवलेले आहे, नवरा फार रागवलेला आहे, आणि पत्नीने जर प्रेमाने त्यांना म्हटलं, पती देव आपके क्रोध का कारण क्या है, असं विचारल्यावर काय होईल? एक तर त्याचा राग निघून जाईल, नाही तर तोच डोका धरून बसेल, काय बोलते आप अपने वाणी से बोल करके देखिए। ये केवल शास्त्र का विषय नहीं है, ये व्यवहार का विषय भी है। व्याकरण केवल लोग बोलते हैं व्याकरण शास्त्र का विषय, मैं कहता हूं आपने व्याकरण का घर में भी प्रयोग करो। मैं कई पतियों को कहता हूं, काय हो तुम्ही काय बोलता, काय बोलता, काय बोलायचं असते का तिला? अरे आप कभी भार्या कहिए, कभी देवी कहिए, कभी लक्ष्मी कहिए, कभी गृहस्वामिनी कहिए, ये शब्द है, ये शब्द प्रभु है। और जो शब्द ब्रह्म में विश्रांत होता है वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो अब ये देखो, आत्मा अर्थात आत्मा क्या करती है? बुद्धि से मिलकर अर्थों अर्थात विषयों को कहने में, स्पष्ट करने के लिए मन से संबद्ध होता है। मन शारीरिक अग्नि को उद्वेलित करता है, वह फुफ्फुस मारुत को प्रेरित करती है, और फिर वक्षस्थल के फेफड़ों से ऊपर उठती हुई
प्राणवायु स्वर को उत्पन्न करके, ध्यान देना। तो इस प्रकार से शब्द का लक्षण भी ये है, किस प्रकार से शब्द के लक्षण है ना। फिर पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या क्या है? ये वर्णों के 63 वर्ण है संस्कृत में कुल मिलाकर के, और ये 63 वर्ण किस प्रकार से हैं ये आप इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं बाद में। हाँ, इसके बाद में जो एक और बात बताना था उसकी ओर कहते हुए, ये जो वर्ण है देखो, ये संस्कृत की 12 खड़ी है, ये 12 खड़ी है, और इसमें जो है ना आपको पहले स्वर दिखेंगे, बाद में व्यंजन दिखेंगे, बाद में ऊष्म वर्ण दिखेंगे, सारे वर्ण है। अ ई उ ये न जिनके हलन तेज को नहीं माना जाता है। अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ऐ औ, यहाँ तक जो है तो ये सारे स्वर है। फिर ये स्वर जो पीछे मैंने बताया उसमें स्वर ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, सब होते हैं। फिर ये पूरे प्रत्याहार क्या है, इनसे प्रत्याहार बनते हैं और इससे बड़ा पूरा व्याकरण शास्त्र खुलता है। तो क्योंकि ये बड़ा विषय, और ये उच्चारण स्थान है। ये देखो, ये कंठ का उच्चारण अ आ से हो रहा है, स्पर्श वर्ण है। अब वर्ण स्पर्श क्यों होते हैं? क्योंकि जीव जिनको स्पर्श करते हुए निकलती है उसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। फिर अंतस्थ वर्ण क्या है? य र न व, ये अंतर से किस प्रकार से ये जिह्वा वगैरह नासिक्य है। आपसे उस समय सर ने कहा था कि ये क्या होते हैं, 5 के 5 अनुस्वार बोलिए, तो उसके लिए सूत्र ही दिया है पानी में, ये अनुस्वार है सारे। एक बार बोल के देखिए इनको, एक बार बोलिए, यम गणनम, यम गणनम। तो एक और हमको कहा जाता था पढ़ाते समय कि ऊंचू पूंचू निस्दिन करे तब आवे व्याकरण। मतलब व्याकरण जिसको पढ़ना है उसको नासिका से बोलना आना चाहिए, उसको जिह्वा से बोलना आना चाहिए, कंठ से बोलना आना चाहिए, वगैरह वगैरह सभी। तो जितना समय था समाप्त हुआ, और जितना आपने सीखा अच्छा सीखा होगा। धन्यवाद। मुझे हमारे जिसको सच में जो व्याकरण है वैसे तो बहुत ही बोझिल लगता है और पढ़ने के लिए बहुत कठिन है। तो मतलब हम जैसे छात्र, मैं भी छात्र थी, सर को सुन रही थी, बहुत ध्यान अवधान को सुन रही थी। तो सर ने कहा था कि संगीत जो होता है सुनने के लिए रुचिकर होता है, मधुर होता है, और सभी लोग जान जाते हैं तो सुनना अच्छा लगता है, ध्वनि होती है संगीत को। वैसे व्याकरण को कोई सुनना नहीं चाहता, पर आज का एक क्लास मतलब ये जो सत्र हुआ है, मेरे ख्याल से वो संगीत से तो कम नहीं था। हाँ क्या नहीं, सभी बच्चे अवधानपूर्वक सुन रहे थे, सभी जवाब दे रहे थे, और ये जो था बहुत ही अच्छा था। और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे सेशन होने चाहिए, और मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर को, और बहुत अच्छा सेशन था। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी इस सत्र के अध्यक्ष महोदय जी से कि वे इस सत्र का सत्राध्यक्ष की अब सत्राध्यक्षीय मंतव्य व्यक्त करें। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डॉक्टर वेदनिधि जी को कि वे इस सत्र का समापन करें। इस सभागार में उपस्थित व्याकरण मूर्धन्य भगवान और विभिन्न शास्त्रों के प्राध्यापक और मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी तक सुबह से आप लोग वर्णोच्चारण शिक्षा के बारे में सुन रहे हैं। हालांकि मैं भी बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर 2 वजह से नहीं बोल पा रहा।
एक तो ये है कि अध्यक्ष को ज़्यादा बोलना नहीं होगा, वो सिर्फ सुनता है और थोड़ा सा टिप्पणी करता है, और आप लोग भी थके हुए हैं। और दूसरी बात, मैं जो बोलना चाह रहा था ऑलरेडी प्रोफेसर विद्यानंद जी ने सुबह और अभी आप लोगों के सामने डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वही सारी चीज़ें बताई जो मैं कहना थी। मुझे लिखने भी लिया लेकिन मैं क्या पढ़ूँ, सब कुछ तो बता दिया। अब मैं दोबारा वही बताऊँगा सर, प्रोफेसर आप दोबारा वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इस सत्र में दो यहाँ पर आए थे। एक तो विषय प्रवर्तन के रूप में विक्रम सिंह, श्री विक्रम सिंह जी है। हालांकि उन्होंने मराठी भाषा में आप लोगों को बताया है, हालांकि मैं मराठी भाषा नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं समझ पा रहा था कि वो किस तरह से उच्चारण के बारे में आप लोगों को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। उसके बाद डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी को तो बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से पीपीटी के माध्यम से उन्होंने ये ध्यान रखा कि यहाँ स्कूल के छात्र छात्राएँ भी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा था मैं भी कोई स्कूल का एक छात्र बैठा हूँ। कितने सुंदर ढंग से जो है वो सबको समझा रहे थे और एक एक चीज जो है इसलिए मेरे दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक दो बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, वेद के जो 6 अंग हैं उसको शिक्षा कहा जाता है। वेद के अंगों को शिक्षा घ्राण के रूप में कहा, शिक्षा घ्राणम वेद, घ्राण मतलब नासिका। तो शिक्षा है उसको किसके रूप में माना गया है, नासिका। अब आप ध्यान देखिए कि हम आंखों से वही चीज देख सकते हैं जो सामने है, पर नाक की ऐसी व्यवस्था है क्या? आप मान लो इस कमरे में बैठे हैं और बगल वाले कमरे में जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही है, वहाँ कोई अच्छा सुंदर भोजन बन रहा है या कोई चीज जल रही है, तो भी नाक जो है सूंघ लेता है कि वहाँ कुछ जल तो नहीं रहा। देखो मतलब घ्राण जो है सिर्फ सामने की चीज ही नहीं, जो पीछे है। इसका कान का भी देखिए, कान वही चीज नहीं सुनता जो सामने, पीछे भी कुछ शब्द तुरंत तो देगा, पीछे कुछ आवाज आ रही है, लेकिन आंख में वही देख सकते सामने, पीछे जो आपके पीछे जो चल रहा है आंख नहीं देख सकता, सीमाएं हैं। पर कान सामने हो, पीछे हो, इधर हो, घ्राण भी, वो सब चीजें वो ग्रहण कर लेता है इंद्रिय में। तो इसीलिए जब कोई अशुद्ध या शुद्ध उच्चारण करता है वर्णों का, तो हम सुन लेते हैं कि सही उच्चारण हो रहा है या गलत उच्चारण हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, घ्राण, इसको शिक्षा। और वर्णोच्चारण शिक्षा में वर्ण, व्याकरण तो शब्दों की चर्चा, व्याकरण शब्द अनिल जाता। यहाँ पर वर्ण, पहले वर्ण आएगा। कितने वर्ण होते हैं? वर्ण क्या है सबको पता है, स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वर्णोच्चारण है ना। तो वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब समझते हैं ना, ये क्या है, स्वर है। व्यंजन का से लेकर के हाथ, वो सब क्या है, व्यंजन। तो वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन, दोनों को मिला करके हम क्या कह रहे हैं, वर्ण। तो वर्ण उच्चारण यानी स्वरों का और व्यंजनों का किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, ये सब चीजें जिसमें सिखाई जाती हैं। और कितने वर्ण हैं, तो अभी वर्णा के बाद षष्ठी चतुष्ठी बार वर्णाशंभुमति मता ऐसा करके आता है कि 63 या 64 ये संस्कृत में वर्ण कितने हैं, 63 और 64 कहीं कहीं पर है। पर आजकल बहुत सारे वर्ण जो हैं अब नहीं है, कुछ वर्ण जरूरी वो अब उच्चारण नहीं, जैसे उपध्मा नहीं है, ठीक है ना, वो भी हमें जो है जिह्वा मूल्य जो शब्द है वो अब प्रचलन में नहीं है, एक समय में प्रचलन में था, अब इस प्रकार से नहीं। तो जो मूल व्याकरण है उसमें त्रिषष्ठी चतुष्ठी ठीक है ना। अब उसमें जो है एक और चीज है, ज्यादा समय नहीं है, तो आप जो पक्षी हैं उन पक्षियों के माध्यम से भी वो बताया गया है कि एक होता है
रस्व, अ ये क्या है रस्व, आ क्या है दीर्घ, और एक लुत भी होता है। लुत मतलब क्या होता है, जो एक बार जितना अ उच्चारण कर रहे हैं उससे दुगुना आ, ये हो गया दीर्घ, और उससे तिगुना जिसका उच्चारण होता है क्या बोलते हैं लुत। और अर्ध मात्रा यानी एक मात्रा से जो कम, अक में अ के बाद क है वो क्या है अर्ध मात्रा। हल में ल की जो उच्चारण मात्रा है वो क्या है अर्ध मात्रा। तो पक्षियों के माध्यम से समझा गया है चाशस्तु बदते मात्रा, एक नीलकंठ पक्षी होता है वो रस्व का उच्चारण करता है, रस्व मतलब एक मात्रा। जो नीलकंठ पक्षी है वो एक मात्रा यानी रस्व का उच्चारण करता है। द्विमात्रम चैव वायस्य, जो कौवा है कौवे की आवाज सुनी कभी आपने, वो दीर्घ का उच्चारण करता है, ठीक है ना। जितनी देर वो आवाज निकाल रहा है वो द्विमात्रा यानी दीर्घ का। शिखीरौति त्रिमात्रम, जो मयूर है वो जब ध्वनि निकालता है वो प्लुत की मात्रा निकालता है, त्रिमात्रा। नकुलस वर्धमात्रम, जो नकुल है नीमला है आधी मात्रा। तो अब आप देखिए किस प्रकार पक्षियों और पक्षियों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को समझाया गया है किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, एक मात्रा यानी रस्व का, दीर्घ का। और अंत में आप लोग को भी बहुत लोगों ने क्या कहा संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बहुत लोगों को पता होना चाहिए जैसे अ है ये रस्व है, आ दीर्घ। तो बहुत लोगों को समाज में आ इतना ही पता है, इतना ही पता है। संस्कृत में आगे कितने भेद हैं बता सकते हैं, संस्कृत में आकार के कितने भेद हैं? रस्व दीर्घ दो हो गए, दो ही है और है 3 4 कितने हैं आगे 18 हैं। सिर्फ आकार के कितने हैं 18, कितने हैं रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदार अनुदार स्वरित, फिर सारनासिक और अभी चौक में तो मैं समझा देता तो कितने हैं, एक के आकार के ही 18, तो इकार के भी 18 हैं और कुछ के 12 हैं, ठीक है ना। ए आई ओ औ इनके क्या है रस्व नहीं होते, इसलिए इनके कितने बनेंगे 12, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक वर्ण का सूक्ष्मता का वर्णन और कैसे उच्चारण करना चाहिए ये सब जो है माननीय शिक्षा में होता है। और सभी का धन्यवाद। और मुझे अपने महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं और संयोजक जो विनोद जी हैं और सारे शिक्षक मंडल हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सत्र का अध्यक्षीय समापन किया। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहती हूँ कृतज्ञता ज्ञापन के लिए प्राध्यापक डॉक्टर सूर्य वसाई। वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव के द्वारा आयोजित माननीय वर्णोच्चार शिक्षा इस कार्यशाला में उपस्थित विषय प्रवर्तक के रूप में प्राध्यापक विक्रम सिंह देशमुख सर का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। उसके उपरांत मैं जहाँ पढ़ा राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर, वहाँ पे मेरे गुरु थे डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा सर। बहुत बड़े पैमाने पर बढ़िया मार्गदर्शन यहाँ पर सर ने किया, मुझे वो भूतपूर्व काल याद आ गया सर। बहुत अच्छा आपने यहाँ पर आपका 20 भाषा वक्तव्य रखा, आपका भी आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के सत्राध्यक्ष माननीय डॉक्टर वेद निधि जी
उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महाविद्यालय के प्राध्यापक प्राध्यापिका, सब पाठशाला के विद्यार्थी, महाविद्यालय के विद्यार्थी और कॉलेज के सब प्राध्यापक यहाँ पर आए, उनका भी आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष की अनुमति से कार्यक्रम ये सत्र यहाँ खत्म हुआ, ऐसा जाहिर करता हूँ। धन्यवाद। आगे का सत्र शुरू होता है। आगे का ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट